तो आप चिकित्सक हैं, सेवाएं दे रहे हैं जी मरीजों का उपचार करते हैं, जी। एक पक्ष रहा, लेकिन दूसरा पक्ष आपने बखूबी संभाला हुआ है साहित्य का। तो साहित्य में योगदान रहता है? बिल्कुल रहता है, क्योंकि दुख दर्द देखता हूँ मैं रोज। कुरुक्षेत्र में तो है ही आप, लेकिन आपकी लिखाई मतलब पढ़ाई लिखाई शिक्षा। जन्म मेरा लुधियाना में हुआ था, शिक्षा मेरी बठिंडा में हुई। आप बता रहे थे कि आपने अपनी माँ के ऊपर एक मुकम्मल गजल लिखी जी। है। एक दिन काफी नहीं, कुर्बान पूरी जिंदगी, माँ निभाती तुम रही। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन दोस्तों, स्वागत करती है आपकी सखी आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम में दस्तक में। आप जानते हैं दिल की बातें होती हैं। कार्यक्रम का भी नाम भी तो कितना खूबसूरत है, दस्तक, दिल की बात कलम से। अब कलम की जो द्वारा लिखा हुआ है उस पर भी बात होती है और दिल की बात भी होती है। आप जानते हैं रिवायत से और कार्यक्रम की रूपरेखा से भी आप वाकिफ़ हैं। ख़ास हस्ती हमारे साथ होती हैं जिन्होंने अपनी ख़ास पहचान बना रखी है साहित्य में, अपने नाम से, अपने चेहरे से, अपनी अदा से और अपने कलाम से जाने जाते हैं। आज इस कड़ी में हमारे ख़ास मेहमान हैं, उनसे आपको मिलवाने वाले हैं, लेकिन उन ख़ास मेहमान के बारे में एक नज़र हम डालते हैं ताकि आपका नज़रिया उनको देखने का और भी प्यार भरा हो जाए। एक नज़र आज के हमारे मेहमान के बारे में, उनके व्यक्तित्व पर। दोस्तों, व्यक्तित्व और जो कृतित्व होता है ये दोनों साहित्य की पहचान है। देखिए इनकी विधाएं क्या हैं और क्या इनकी उपलब्धियां हैं, इस पर एक नज़र। विधाएं गीत, गज़ल, छंद मुक्त, नज़्म, दोहे, कहानी और व्यंग्य, तमाम विधाओं में आप कहते हैं। बात करें प्रकाशित पुस्तकों की, आपकी प्रकाशित पुस्तकें भी हैं और आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में समय समय में प्रकाशित होती रहती है। टीवी रेडियो पर भी प्रसारण रहता है आपकी रचनाओं का। आप डॉक्टर हैं, प्रोफेशन की बात करें तो हॉस्पिटल भी है, खुद का सेवाएं दे रहे हैं और साहित्य संस्था, साहित्य संगम संस्था, अदबी संगम साहित्य संस्था के आप अध्यक्ष हैं, बखूबी बागडोर संभाले हुए हैं और सामाजिक स्तर पर या साहित्यिक स्तर पर आप लोगों को जोड़े हुए हैं और पूरा परिवार, एक तरह से साहित्यिक परिवार का संरक्षण, देख रेख, मतलब मैं क्या कहूँ, जब आप आयोजक होते हैं, संरक्षक होते हैं और राइटर होते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी भी हो जाती है इस माहौल को बनाए रखना, आयोजन करना, और अपने आप में ये बहुत बड़ा काम है और इस काम को बखूबी आप निभा रहे हैं। बात करें अवार्ड्स की, सम्मान की, दोस्तों देखिए डॉक्टर जीवन की रक्षा भी करते हैं और वहीं साहित्य सेवा में जगह जगह पे आपके आयोजन रहते हैं, बड़े बड़े मुशायरों में आप शिरकत करते हैं, पढ़ते हैं और जहाँ कहीं भी जाते हैं, जाहिर सी बात है झोली क्या, सम्मानों से झोली तो भरी होती है पर धीरे धीरे घर भी भर जाता है सम्मानों से। और इतने सम्मान है कि मैं एक सम्मान का नाम लूँ या 10 का लूँ तो बहुत सारे अवार्ड्स रह जाएंगे, सम्मान रह जाएंगे। झोली भरी हुई नहीं, मैं तो कहती पूरा घर भरा हुआ है, ऐसी हस्ती हैं। और दोस्तों जी हाँ, बाकी मुकम्मल मुलाकात तो उनसे बातचीत से होगी, लेकिन मैं बड़े प्यार से, मोहब्बत से, सुकून के साथ उनको दावत सुखन देती हूँ, उनको आमंत्रित करती हूँ। जी हाँ, बात कर रही हूँ डॉक्टर सुभाष गर्ग पार्थ साहब की। डॉक्टर साहब, आपका जस्ट टीवी के प्रांगण में स्वागत है, दिल की गहराइयों से शुक्रिया जी। आपने हमें मौका दिया और उम्मीद है कि आज मैं डॉक्टर के अलावा अपने पार्थ के रूप को लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और आपका तखल्लुस बहुत खूबसूरत है, पार्थ, कमाल का है। अब मेरे लिए आसानी हो गई है, मालूम है क्या, मैं हर बात पे कहूँगी कहो पार्थ। अपने ज़माने में जब हम महाभारत टीवी पे देखते थे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते थे कहो पार्थ, कहो पार्थ। तो वो जो पार्थ है, तो अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए जब अर्जुन उनका जवाब देते थे तो वो भगवान श्री कृष्ण का वो अंदाज भुला ही नहीं भूलता महाभारत में। तो आज हम भी आपसे कहते हैं कि पार्थ कैसे है पार्थ? बिल्कुल ठीक है, और पार्थ का तो काम ही सीखना है जी। श्री कृष्ण से उसने वो सीख लिया जी। जो शायद दुनिया की सबसे पहली कविता और सबसे बढ़िया कविता जो बनी है वो श्री कृष्ण के मुंह से ही बनी है।
तो इसलिए मुझे तो लगता है कि पार्थ बन के तो मैंने अपना जीवन में सिर्फ सीखने का ही उद्देश्य पाल लिया है और मैं ज़िंदगी भर सीखता रहूँगा और यही मेरा काम है। जी, कभी कभी पार्थ साहब एक बात तो मुझे भी ख्याल आता है, तकलीफ होती है मुझे थोड़ी। हम बचपन से लेके जवानी से लेके फिर बुढ़ापे तक सीखते हैं, पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे मित्र हैं, साहित्यकार हैं कि 75-80 साल के हो गए हैं, फिर भी वो कभी फिजिक्स में उसमें होम साइंस में वो कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, साइंस में कर रहे हैं, मतलब हिंदी में कर ली, अंग्रेजी में कर ली, पॉलिटिकल साइंस में कर ली, और वो 85 साल के हो गए, अभी एडमिशन ले रखे हैं। उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया। तो मैं ये सोचती हूँ कि 90 साल तक ये सारे सब्जेक्ट में MA BEd करने के बाद ये जाएंगे कहाँ? वो जो आखिरी मंजिल है ना, वो नजदीक आ जाएगी। लेकिन वो नॉलेज, उस आखिरी मंजिल और जन्म के बीच में एक लम्हा होते हैं और उन लम्हा को हमें दुनिया को वापस करना है। लेकिन कई बार वापस अंदर ही तो पढ़ते रहते हैं कमरे में, वापस नहीं वो वापस होता है, आपकी रचनाओं द्वारा वो वापस होता है। और मैं आपको बता दूं, मैंने भी अभी उर्दू डिप्लोमा में दाखिला लिया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। मैंने आपके लिए बिल्कुल नहीं कहा यकीन मानिए। लेकिन नहीं, आपको पता भी नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने अभी आज ही मेरी एडमिशन हुई है 1 जुलाई से। क्या बात है, उर्दू डिप्लोमा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए। फिर युवा स्टूडेंट है। मुझे लगता था कि मुझे उर्दू की मेरी वोकैबुलरी काफी कम है और मुझे थोड़ा बहुत और इसके बारे में ज्ञान अर्जित करना चाहिए। लेकिन मैं उस बात पे सवाल उठाया है कि ज्ञान अर्जित करते 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 इतना कर लेते हैं, फिर हम इतना अर्जित करने के बाद हमारा जाने का टाइम आ जाता है। मतलब कई बार 80-90 साल के बाद भी हम पढ़ रहे होते हैं। बस इसमें, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। सीखने का जज्बा, हर दिन कुछ, एक तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है शायद, और नॉलेज बढ़ता है, और वो अपने पोते पोती परिवार को तो बांट ही देते हैं। लेकिन मैं इसको साहिर साहब की एक लाइन में सम कर देता हूँ। दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये मेरे ख्याल साहिर लुधियानवी साहब ने कहा। साहिर लुधियानवी साहब, हाँ, उन्होंने बड़ा खूबसूरत गीत लिखा था, कोई गमगीन सा गीत लिखा था। तो फिर उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में जवाब दिया था, और गीत के भी बोल है शायद। ये बहुत खूब, और ये शायद हर किसी की जिंदगी की बात है, हर किसी की जिंदगी, क्योंकि जो कुछ दुनिया हमें देती है वही हम लौटाते हैं। बिल्कुल सही बात। हमें अच्छाई देती है, हम अच्छाई लौटाते हैं। हमें बुराई देती है, हम बुराई लौटाते हैं। किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति हो ही जाती है। बिल्कुल सही वो बात। कभी बदल सकती ही नहीं, ये तो इंसानी फितरत है। तो डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? मैं फिजिशियन हूँ जी, और भारत के सबसे बड़े संस्थान से मैंने MD मेडिसिन की है, और आजकल मैं अपना एक हॉस्पिटल चला रहा हूँ। PGI से? PGI चंडीगढ़ से। जी, PGI चंडीगढ़ से डॉक्टरेट होना भी तो बहुत बड़ी बात है। जी, वहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। आगे वहाँ पे पढ़ना तो एक बड़े सौभाग्य की बात है। करोड़ों लोग उसके लिए ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ सौभाग्यशाली हो। मैं तो ये मानता हूँ कि पहले 100 बच्चों में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन उस पर्टिकुलर दिन कौन सिक्सर लगाएगा और कौन सेंचुरी मारेगा, वो किस्मत की बात है। पहले 100 बच्चों में कभी कोई अंतर नहीं होता, वो सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन जिसकी किस्मत में उस दिन एडमिशन होती है वो हो जाती है, जिसकी में नहीं होती वो एक स्लिप और यू आर आउट। क्या बात। फिर उसके बाद कोई वो नहीं रहता कि आप। जी, तो आप चिकित्सक हैं, सेवाएं दे रहे हैं जी, मरीजों का उपचार करते हैं, एक पक्ष रहा, लेकिन दूसरा पक्ष आपने बखूबी संभाला हुआ है, साहित्य का जी, कलम को संभाला हुआ है। तो कुछ मरीजों को देखकर भी कभी वहाँ की कहानियाँ, काफ़ी कहानियाँ होंगी आपकी आंखों के आगे से गुजरती होंगी। बिल्कुल। तो बहुत सारे मर्म होंगे, तो साहित्य में योगदान रहता है इस चीज़ का? बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है, क्योंकि दुख दर्द देखता हूँ मैं रोज, लोगों को मरते हुए देखता हूँ, लोगों को बीमारी की हालत में देखता हूँ, लोगों की मजबूरियाँ देखता हूँ। भगवान बीमारी दे देता है, उसका इलाज के लिए पैसा नहीं देता। तो बहुत सारे ऐसे जिंदगी में रोज ऐसी बातें होती हैं, और वही प्रेरणा बनती हैं साहित्य की रचना के लिए। क्योंकि वही, जब तक आप संवेदनहीन हो तो नहीं आप लिख सकते, लेकिन अगर आप संवेदनशील हो, एक कवि का हृदय है आपके दिल में,
तो आप डेफिनेटली फिर आप उन्हीं चीज़ों को लेकर रचनाएं करते हो। और मेरी तो ज़्यादातर रचनाएं जो हैं वो भगवान के साथ लड़ाई में रहती हैं। अच्छा जी, चलिए आपकी भगवान से लड़ाई भी सुनेंगे। बिल्कुल दोस्तों, कलमकार भी तो इंसान है, डॉक्टर भी तो इंसान है। हर दिन की नई कहानियाँ, संवेदनाएं मुझे लगता है डॉक्टर में और ज़्यादा होती हैं। हर दिन एक कहानी ज़िंदगी से जुड़ती है वाकई। और दोस्तों, बहुत सारी बातें करनी है पार्थ साहब से, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द आते हैं। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। आज हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में है डॉक्टर सुभाष गर्ग। पार्थ साहब कुरुक्षेत्र से। आप डॉक्टर भी हैं और लेखक भी हैं, दोनों उपलब्धियां हैं आपकी। बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि जब आप पेशेंट से मिलते हैं उनको, लेकिन मुझे अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू किया था, वो भी डॉक्टर राजन है फोर्टिस में। उन्होंने कहा, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब कोई मरीज़ मतलब आईसीयू में आता है और वो जो ठीक होके जाता है ना, कहते क्या सुकून पड़ता है। मतलब उनको घर जाते हुए देख के, कि जिस अवस्था में आते हैं ना, मन में दुख होता है, उपचार कर रहे होते हैं उपचार, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी डॉक्टर को ही होती है। बिल्कुल, हर पेशेंट, और जब वो बेड खाली होता है, हर पेशेंट जो मरणासन होता है, जब हम उसका इलाज करते हैं तो यकीन मानिए वो जब ठीक होता है तो किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं होता। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी परिपूर्ण हो गई जी। हमारा जो पेशा है लोगों की जान बचाने का, उसमें बहुत बड़ा हमें सुकून मिलता है कि यस, आज हमने कुछ किया है, किसी की ज़िंदगी को हमने बचाया है। क्या बात है, बहुत खूब। और डॉक्टर साहब, ये तो जाहिर सी बात है, कहते हैं कि भगवान तो हमारा सबसे मतलब डॉक्टर हमारा भगवान है, ये सभी कहते हैं और हम तो मानते भी हैं। और मेरे सामने भगवान बैठे हैं। नहीं, मैं भगवान से ऐसा नहीं है, इंसान है, इंसानों की तरह नहीं, आप मेरी बात को काटिए मत। मैं तो कहती हूँ मेरे सामने भगवान, आप डॉक्टर हैं तो मैं कहूँगी मेरे सामने भगवान बैठे हैं। मैं पार्थ हूँ और शायद मैं कृष्ण के सामने बैठा हूँ। जी, तो चलिए, आपके साहित्य पे भी हमें बात करनी है। इतनी सारी विधाएं हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा व्यक्तिगत जीवन पे बात कर लेते हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि कुरुक्षेत्र में तो है ही आप, लेकिन आपकी लिखाई मतलब पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, थोड़ा सा एक नज़र परिवार। जी, जन्म मेरा लुधियाना में हुआ था, शिक्षा मेरी बठिंडा में हुई, इसलिए जब मैं बोलता हूँ तो शायद पंजाबी का अंश मेरी बातचीत में आ जाता है। वो बचपन की आदत पड़ी हुई है जी। और 5वीं से मैंने अपनी कविताएं लिखनी स्टार्ट करी। 5वीं क्लास से? 5वीं से करी थी। 5वीं क्लास से तो प्रेरणा माँ तो नहीं है? माँ ही है, और कौन है। अगर कॉलेज के जमाने से कविताएं शुरू की होती ना, तो वही मेरी पहली गुरु, वही मेरी पूरी गुरु। हिंदी उन्हीं से सीखी और लिखना भी उन्हीं से सीखा। वो खुद बहुत अच्छा, माँ पहला गुरु भी है बच्चे का। बहुत अच्छा लिखती थी। अच्छा। मेरी मौसियाँ बताती हैं कि उनके लिखे हुए गीत गाने हम स्कूलों में गाया करते थे। अच्छा जी। तो वहीं से मुझे सब कुछ मिला है। और अनपढ़ भी होंगी वो? नहीं, अनपढ़ नहीं थी। अनपढ़ नहीं थे? वो बहुत अच्छी हिंदी के विद्वान थी वो। हाँ। नहीं तो गांव में तो क्या होता था, जो हमारी दादियाँ अनपढ़ होती थी, लेकिन वो बहुत अच्छा लिखवा लेती थी जी। जो पढ़ा लिखा होता था उसको कहते थे कि अच्छा ये पंक्ति लिख दे, और भजन लिखवा देती थी। बिल्कुल लिखवा देते होंगे, लेकिन ये पढ़ी लिखी थी। अच्छा। और इन्होंने प्रभाकर में की थी और हिंदी में बहुत अच्छा ऊंचा रैंक लिया था। जब तब दिल्ली हुआ करती थी पूरी स्टेट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वगैरह, तो पूरे उसमें इन्होंने बहुत शायद 2nd रैंक था। अच्छा जी। तो हिंदी की मैं तो उनको चलती फिरती डिक्शनरी कहा करता था कि इनको कुछ पूछ लो हिंदी का तो सब मिल जाएगा इनसे। तो छोटे थे, असर तो होता ही है, माँ का असर तो हर व्यक्ति पे होता है। और उन्हीं को देख के मैंने तो गज़ल तक भी लिखी हैं उनके ऊपर। क्या बात है। जो मेरी प्रेरणा का स्रोत रही। गज़ल माँ पे लिखी? माँ पे लिखी है जी। वो भी सुनेंगे आपसे। तो आप कितने बहन भाई थे? हम 3 भाई थे। अच्छा, आपका नंबर कौन सा था? है जी, मैं नंबर 1। नंबर 1 क्या बात है, ये भी एक स्टाइल है, मैं नंबर 1। बिल्कुल जी। जो घर में पहला बच्चा होता है ना, उसको सबकी देख रेख प्यार जरूरत से ज्यादा मिलता है। बिल्कुल, सबसे पहले पहल वाला। बाद में दूसरे तीसरे चौथे आते तो वो तो ऐसे ही पल जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हकीकत है ना। बिल्कुल लाडला था। उनके कपड़े छोटे पहनते हैं, उनका सामान छोटे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। हर चीज बड़े के लिए मेरे को लगता है आपको सब कुछ पता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे परिवारों में हम जो हमारे भारतीय संस्कृति भी यही है कि हम
शेयरिंग में बहुत यकीन करते बहुत हैं। यकीन हाँ, मिल के खाना, एक साथ खाना, फिर हम तो और छीन के खाना छीन के खाना। हाँ। ये भी हमारी बचपन की संस्कृति का एक बहुत अच्छा पार्ट है। हाँ, अगर अपने को चाहे जो मर्जी दे दो, लेकिन उसके हाथ से पकड़ के छीन के खाना, उसमें जो लुत्फ है, जो मजा है, खा के और फिर दूसरे से फिर दूसरे को छीन कि थोड़ा सा दे दे। नहीं दे दे क्या, पकड़ के ऑफिस में शिकायत करनी, और फिर मम्मी इसने ये कर दिया, ये कर, बिल्कुल ये यही जो बातें है ना, दरअसल जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। बिल्कुल, नो डाउट है ना, बहुत खूबसूरत पल है और हम सब ने वो जिए हैं, हम सभी ने जिए। जो दर्शक हमारे टीवी देख रहे हैं उन्होंने तो भर भर के जिए, पहले तो और ज्यादा था जी। और बहुत खूब। और चलिए, ये हो गया आपके व्यक्तिगत जीवन पे बात हो गई है, और अब साहित्य की तरफ रुख करते हैं। आप बता रहे थे कि आपने अपनी माँ के ऊपर एक मुकम्मल गजल लिखी है, तो अब सबसे पहले माँ को ही श्रद्धांजलि दे लेते हैं। जी जी, 2 पंक्तियाँ, एक मतलब, हाँ, एक शेर और एक उसकी लास्ट लाइन, जैसे आपकी इच्छा। जी, तो ये टाइम वेस्ट हो रहा है ना। कई बार तो यूँ लगता है कि जब हॉस्पिटल में आप होते हैं और आपको कोई ख्याल जी आता होगा। नहीं, हॉस्पिटल में तो टाइम ही नहीं मिलता। हॉस्पिटल में तो बस पेशेंट आना, उसकी बात सुननी, उसकी समस्या सुननी, पर उनकी कहानियां भी समाधान, तो आप कहानी भी कहते हैं, तो कहानियां भी उनकी मालूम वहीं से आती हैं। कहानियां जैसे मैंने एक छोटी सी लघु कथा लिखी थी। लोग मेरे पास 11-12 बजे आते हैं, लगभग 90 साल के वृद्ध को लेकर, और कहते हैं डॉक्टर साहब इसको देखो, और मैं उसको देखता हूँ, मैं कह यार मुश्किल है इसका बचना, हालत बहुत ख़राब है। कहते नहीं नहीं, आप कोशिश करो, आप मुझे पता आप बचा लोगे। सुबह तक उसमें थोड़ी सी जान पड़ने लगती है, ठीक होने लगता है, तो उसके रिश्तेदार आ जाते हैं, नहीं डॉक्टर साहब इसको छुट्टी दो। मैं कभी क्या बात होगी, अब तो इसमें बचाने की नौबत आ गया, हम बचा सकते हैं इसको। नहीं 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 डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है? ऐसा मैं आपको बताता हूँ, इसका मैंने शीर्षक भी बताऊंगा बाद में। अच्छा जी। वो हम गाँव में ले जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं अरे वो कुरुक्षेत्र वाले डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, अब हम और कहाँ लेके जाएंगे। और उसको घर में खर्चे की वजह से मैंने इसके शीशे लोक इलाज का इलाज, वो सिर्फ लोक इलाज का इलाज इसलिए करवाते हैं, शहर में इसलिए लेके आते हैं कि अगर वो शहर में मृत हो जाए तो कहते हैं भी ठीक है, अभी हमने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली, और अगर वो नहीं मरता तो पैसे बचाने के लिए फिर वो जाके गाँव में झूठ बोल देते हैं कि जी वो तो इतने बड़े डॉक्टर ने जब कह दिया है कि अब ये नहीं बचेगा तो हम इसको घर वापस ले आएंगे, और लोक इलाज का इलाज हो जाता है। और बुजुर्ग का इलाज नहीं होता, लोक इलाज का इलाज होता है, इसलिए इसका शीर्षक भी लोक इलाज का इलाज ही रखा है। कमाल का शीर्षक है, बहुत कमाल का शीर्षक है, अनोखा है, और थोड़ी समझ भी आ जाती है कि एग्जैक्टली क्या होता है ना। ये सच्चाई है, ये जिंदगी जो कहानियां बनती है ना, चाहे किसी भी ने लिखी हो, ये सच्चाइयां ही होती हैं, हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंस होते हैं, जो कुछ लोग कलम से उनको कागज पे उतार देते हैं, कुछ लोग नहीं उतार पाते, तो इसलिए ये चलता रहता है। डॉक्टर साहब, हमें एक छोटे से ब्रेक का इलाज करना है जी। जल्द आते हैं दोस्तों, ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से करते हैं स्वागत, और आज हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में दस्तक दी है डॉक्टर पार्थ ने, और बहुत अच्छे लेखक हैं, और बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, माँ पर बात चल रही थी। माँ तो अपने आप में ही भगवान है, जन्म देने से लेके पूरी परवरिश, कुछ बनाने तक। तो माँ के ऊपर तो मुझे लगता है कुछ लिखें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। समंदर है माँ, बिल्कुल, है ना, लेकिन फिर भी कोशिश करता है कलमकार अपने शब्दों को, अपने मन से उनको श्रद्धांजलि देने की। आज माँ नहीं है, लेकिन आपने गज़ल के माध्यम से माँ को हमेशा जिंदा रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि माँ के ऊपर तो ये मैंने मदर्स डे पर लिखी थी। अच्छा जी। जब मेरी माँ की मृत्यु के बाद पहला मदर्स डे आया था जी, तो तरन्नुम में गाने की कोशिश करूँगा। हालांकि मुझे 10वीं में मेरे म्यूज़िक टीचर ने ये कह के क्लास से बाहर कर दिया था कि बेटा मैं तुम्हें इंस्ट्रूमेंटल सिखा दूंगा, वोकल तुम्हारे बस का नहीं है। अच्छा। लेकिन मैंने भी जिद ठान ली थी, तो आज मैं आपको तरन्नुम में ही सुनाऊंगा।
और पूरी लंबी गजल है, लेकिन दो तीन शेर ही मैं आपके समक्ष रखूंगा, कोई समय की दिक्कत होती है। एक दिन काफी नहीं, कुर्बान पूरी जिंदगी, एक दिन काफी नहीं, कुर्बान पूरी जिंदगी, मां निभाती तुम रही, मां निभाती तुम रही, ईमान पूरी जिंदगी, एक दिन काफी नहीं। बहुत खूब। काला साटी का लगा के दूर की सारी बला, काला टीका लगा के, काला साटी का लगा के दूर की सारी बला, मुश्किलों को कर गई, मुश्किलों को कर गई आसान पूरी जिंदगी, एक दिन काफी नहीं, तुम गई तो प्यार तेरे की लगी कीमत पता। क्या बात है। तुम गई तो प्यार तेरे की लगी कीमत पता, याद आएगी मधुर, याद आएगी मधुर मुस्कान पूरी जिंदगी, एक दिन काफी नहीं। डॉक्टर साहब, न जाने किन किन को अपनी माँ याद आ गए होंगे और आप भावुक हो गए हैं, है ना, भावुक हो गए हैं और मुझे भी रुलाने वाले हैं। पर ये देखिए, जिनकी माँ नहीं है वो इसलिए भावुक होते हैं कि उनकी माँ नहीं है, माँ नहीं है, और हम जैसे निकम्मे माँ है लेकिन वक्त ही नहीं है, वक्त ही नहीं। माँ बुलाती रहती है, बेटा आजा, अचार डाला है, घी बनाया है, मैंने कहा भाई छुट्टी नहीं मिल रही, भाई अभी आएंगे तब आएंगे, माँ को टालते रहते हैं और मोबाइल से काम। लेकिन फिर भी जिनकी माएँ हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं हम किसी और को खुश रखें ना रखें, लेकिन माँ को ज़रूर खुश रखें। हम यही कोशिश करते हैं कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में देखा ना कोई और। दिल की बात जुबां पे आ गई, है ना। बिल्कुल ठीक। आप भावुक हो गए हैं और चलिए हम बात को थोड़ा दरकिनार करते हैं। माँ पहला प्यार होती है बच्चे का, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। पहला प्यार होती है और ये पहला प्यार हर किसी को नसीब पीटती भी है। और मेरी माँ तो बिल्कुल अच्छा गीता पे हाथ रख के कह सकती थी कि मैंने अपने बच्चे को कभी हाथ नहीं लगाया। अच्छा। वो हमेशा वो पानी वाली पाइप से पीटती थी। पानी वाली पाइप से? हाँ, वो बड़ी जोर से पीटती थी। अच्छा, मतलब हाथ से नहीं पीटती थी। अच्छा। तो पानी होता है ना, पाइप छोटी सी होती है, वो ले लेनी और अच्छे से पिटाई कर देनी। तो उससे तो और तेज लगती है। हाँ लगती थी, फिर क्या करें, लेकिन वो ये कह सकते हैं हाथ कभी नहीं लगाया, हाथ कभी नहीं उठाया। हाथ नहीं उठाया कभी। ये सही है, हाथ लगाया ही नहीं कभी। हम लोगों ने अपने बच्चों को कभी, जैसे आप बच्चे आपस में कुछ कर रहे तो हम ऐसे करके मारते थे। जी जी। ऐसे करके मारने से आवाज आती है, दर्द नहीं होता। तो थपाक की आवाज आएगी तो जो बगल वाले दो बैठे होंगे ना, वो भी डर जाते हैं। और बाद में हम पूछते हैं बेटा जोर से तो नहीं मारा था? बच्चा बड़े प्यार से बोलता है, फितरत है। बच्चा पता है क्या बोलेगा, नहीं मम्मा आवाज आई थी। नहीं, माँ की यही फितरत होती है, मारती भी खूब और रोती भी खूब उसके। हाँ बिल्कुल, यही चलिए फितरत ही ऐसी है। माँ तो माँ है, और माँ के बाद जिंदगी में कोई और भी तो आया होगा। नहीं है, जिंदगी में सब कुछ है, पत्नी है, बच्चे हैं और मेरे पेशेंट्स हैं, मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, सब कुछ है। तो चलिए माँ के बाद फिर और भी लिखा होगा बहुत कुछ, और हम बात करते हैं आपकी किताब के ऊपर। जी, बहुत खूबसूरत किताब है दोस्तों, कतरा कतरा एहसास। हमने बहुत सारी किताबें देखी हैं जिसमें होता है कतरा कतरा जिंदगी, जिंदगी का कतरा कतरा देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एहसास का कतरा कतरा है। अब सोचिए, जिंदगी से भी ज़्यादा बड़ा एहसास होता है
एक पल में ना जाने कितने एहसास हो जाते हैं, एक दिन में कितने एहसास जिंदगी को छू जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खूबसूरत शीर्षक है और इसमें से अपनी पसंद की कुछ कविताएं हो जाए। आप गजल भी कहते हैं, नज्म भी। ये गीत है जो मैंने लिखा था जी। मैं कोशिश करूंगा। और हास्य व्यंग भी कहते हैं आप, हास्य कविता भी लिखते हैं। एक ही लिखी है। एक ही लिखी है। चलिए डॉक्टर ने एक तो लिख दी। जी। वैसे बहुत हंसता हूँ, हाँ। लेकिन हास्य कविता लिखना एक अलग विधा है और उसमें मैं थोड़ा कमजोर हूँ। जी। तो ये मैंने लिखी थी जब एक भूकंप आया था लातूर में, तो उस पे मैंने ये एक गीत लिखा था। जी। जब प्रलय के बादल उमड़ेंगे, मैं बन के पवन छितराऊंगा, जब ताल बजेगी तांडव की, मैं गीत सृजन के गाऊंगा। नफरत की आंधी गरजेगी, गोली की भाषा बोलेगी, शैतानों के अट्टहास तले मानवता कुचली जाएगी। मैं बन के गौतम आऊंगा, मैं प्रेम संदेशा लाऊंगा, जब आग घृणा की भड़केगी, मैं प्रेम सुधा सरसाऊंगा। तुम खूब अंधेरा बन आओ, तुम तमस बनो या काली तमा, तुम घोर निराशा बन देखो, तुम यह भी कर लो अपनी तमा। मैं बन के क्षमा जल जाऊंगा, मैं अंधियारा पी जाऊंगा, तुम मुझसे जीत ना पाओगे, मैं आस किरण बन जाऊंगा। क्या बात। तुम बन के तूफान भी देखो, भूचाल भी तुम बन आ जाना, प्रलयंकर या महाकाल कुछ भी तुम बन के आ जाना। मैं नव अंकुर बन फूटूंगा, मैं नव कोमल बन खिल जाऊंगा, तुम खींच के ही रह जाओगे, मैं जीवन बन कर आऊंगा। क्या बात। और लास्ट लाइनें हैं। ए मौत क्या तेरी हस्ती है, तू पल दो पल की मेहमा है। ए मौत क्या तेरी हस्ती है, तो पल दो पल की महिमा है। मैं अजर हूं, अमर निरंतर हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं जीवन हूं। मैं बन के स्पंदन आऊंगा, मैं तुझको धूल चटाऊंगा, तुम हारोगी ये निश्चित है, मैं धरती पर छा जाऊंगा। ये सृजन गीत है, जब बहुत विनाश हुआ था उसके बाद मैंने ये लिखा। जी, बहुत खूब डॉक्टर साहब। दोस्तों, बातों का सिलसिला और गज़लों का सिलसिला अभी बाकी है, कहीं नहीं जाइएगा, जल्द आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं और पार्थ साहब बैठे हैं हमारे समक्ष। अब हम क्या बात करें, उन्हीं की बातें सुनते हैं। तो पार्थ साहब, एक बात और है कि चलिए, आप गज़ल, नज़्म, व्यंग, कितनी सारी विधाओं पे आप कहते हैं, कहानी और एक हास्य कविता भी लिखी। एक लिखी है तो शुरुआत हो ही गई। लेकिन आप एक काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में आपने बहुत अदबी माहौल बना रखा है साहित्य का, और अदबी साहित्य संगम आपकी संस्था है, आप उसके अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छे से आप कार्य कर रहे हैं। साहित्यकारों को जोड़ा हुआ है, मंच देते हैं, उनकी रचनाएं सुनते हैं। जो माहौल बना रखा है ना, वो खबरें हमारे कानों तक पहुंचती है। हमें बहुत अच्छा लगता है। वो सिर्फ मेरा योगदान नहीं है। नहीं, वो बात ठीक है। वो पिछले 30-35 सालों से जो हमारे पुराने साहित्यकार वहाँ के हैं, ये उनकी लीगेसी है, जिन मैं तो उनके किए हुए कार्य की, उनकी जो ऊंची की हुई बार है, उसको छूने की कोशिश मत कर रहा हूं। लेकिन कुछ भी हो, जोत से जोत जलती जा रही है। बिल्कुल जलती जा रही है, रोशनी कायम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हमारे पिछले अध्यक्ष थे, उन्होंने जो कार्य किया था, सुजान साहब, मैं उनकी बार को छू पाऊं, उसे आगे ले जा पाऊं। सुजान साहब भी, बादल साहब, प्रकाश जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारे इंटरव्यू भी दे के जा चुके हैं। बहुत जिनके नाम हमारे कानों तक पहुंचते हैं ना, बस उनका चेहरा हमारे दर्शकों तक पहुंच जाता है। और चलिए, एक बात और कहते हैं कि आपने कहा कि आप हास्य कविता लिख चुके हैं, तो हो जाए जी। ये हास्य कविता है कि मुझे गाना नहीं आता था ना। अच्छा। तो फिर उसी के ऊपर हमारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो कलाकार हैं, वो अच्छा गाते थे, मैं नहीं गा पाता था, तो मैंने उसी पे लिखी है। जी, स्वागत है। तो हम गोमको के गायकों को देखकर हमारे दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना एक गाना तुरंत जाए गाया। बस फिर क्या था, तैयारी शुरू की, बीवी को थमाया हारमोनियम और तबला बच्चों को थमाया। अच्छा जी। हाँ जी। माइक वाले को संदेशा भेजा कि आ जाओ, अपना सारा सिस्टम सेट कर जाओ, आज डॉक्टर गर्ग खुद अपनी आवाज में गाना गाएंगे, जो पहले कभी नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे। बाकायदा पंडित जी को से पूछा गया मुहूर्त, बाकायदा पंडित जी से पूछा गया मुहूर्त, जिससे निखरेगी डॉक्टर गर्ग के गाने की सूरत। अच्छा।
पंडित जी ने मौका परस्ती की हद कर दी। पंडित जी ने मौका परस्ती की हद कर दी, पूरे 21 रुपए की दक्षिणा की डिमांड धर दी। अच्छा। जैसे तैसे तर्क वितर्क कुतर्क करके उन्हें 11 रुपए पर मनाया। अच्छा। उन्हें 11 रुपए पर मनाया, तब कहीं जाके शुभ मुहूर्त आया। क्या बात। हमारे गाने की खबर पतासोताई को लग गई। अच्छा। गांव में होती है ना ये पतासोताई। हमारे गाने की खबर पतासोताई को लग गई। फिर क्या था, पूरे मोहल्ले में चर्चा छिड़ गई। क्या बात है। लोग कौतूहलवश हमारे घर चहुं ओर से आने लगे। जिसको जो कुर्सी मेज कोना मिला, सब पे पैर जमाने लगे। इतने मेहमान को देखकर पहले तो श्रीमती जी झुंझलाई। इतने मेहमान देखकर पहले तो श्रीमती जी झुंझलाई, परंतु तुरंत अतिथि देवो भव की प्राचीन युगी शिक्षा उनके आड़े आई। बस हारमोनियम छोड़ उन्होंने तुरंत रसोई का रुख किया। बस फिर क्या था, सबने गर्मा गर्म पकौड़ों और चाय का सुख लिया। मैं कोने में बैठा अपनी रसोई के बजट को हिलता देख रहा था। अच्छा। मैं कोने में बैठा अपनी रसोई के बजट को हिलता देख रहा था। अपनी बेबसी देख रहा था, उनकी बेशर्मी देख रहा था। मैंने माइक वाले को फोन लगाया, 10 बार घंटी बजाए, फिर कहीं कमबख्त ने फोन उठाया। क्या बात है। बोला बाबूजी समझो बस आ ही गया हूँ, पुल पर हूँ। ये स्टैंडर्ड बहाना है कुरुक्षेत्र वालों का। आ ही गया हूँ, पुल पर हूँ, आप चाय नाश्ता तैयार करो, पूरा ऑर्केस्ट्रा लगा दूंगा। खैर हर हर करके सारण हुआ। पंडित जी का मंत्रोच्चारण हुआ। हमने अलाप भरने की तैयारी की कि टिंकी ने छेंक मार दी। हमने अलाप भरने की तैयारी की कि टिंकी ने छेंक मार दी। पंडित जी उछल गए और उन्होंने लाल झंडी तान दी। छी की आवाज सुनते ही पंडित जी के माथे पर पड़ गया बल। तुरंत अनाउंस किया कि आज का मुहूर्त गया टल। बरसों से छुपी हमारे मन की व्यथा, तो भद्र लोगों ये हमारे गाने के प्रयास की कथा। बरसों से छुपी हमारे मन में की व्यथा, पर यकीन करो जब आप गाते हो तो लगता है मैं खुद गा रहा हूँ। क्या बात है। जब आप गाते हो तो लगता है मैं खुद गा रहा हूँ। आप शब्दों का जिस तरह लय सुर ताल में सजाते हो, जिस तरह कविता और गजल के बोलों को 4 चांद लगाते हो, कुछ पलों के लिए जब आपकी गायकी सरूर में झूम जाता हूँ, वो अतुलनीय पल वो पल होते हैं। मैं दुनिया भूल जाता हूँ। मैं कविता लिखता रहूँ, आप गाते रहो, मैं सुनता रहूँ, आप सुनाते रहो। क्या बात है। गम को के ये खेड़ा सदा बसता रहे, यार अमूल्यो हवा के बुल्लो का संसार सदा हंसता रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक ही लिखी है जी। नहीं कोई नहीं, अच्छी कोशिश है जी, कोशिश अच्छी है। और शुरुआत होनी चाहिए किसी भी चीज की। कदम, पहला कदम तो हाँ, आगे अगला कदम अपने आप हो जाएगा। अरे गजल सुना दीजिए चलते चलते। हाँ जी, अब तो बहुत अच्छी गजल कहते हैं आप। और तब तक आप गजल निकालें, मैं अपनी बात जी हाँ रखती हूँ कि जब जिसकी आवाज अच्छी ना हो ना जी, और उसको व्यंग करना हो, उसको छेड़ना हो, और वो जो गाए, तो यार बड़ा सिर दर्द हो रहा है। कहते क्या हुआ है, वो जो तुमने गाना गाया था ना उसके बाद से हो रहा है। तो ये भी अच्छा तरीका है व्यंग का। व्यंग भाई, जब से तूने गाना गाया ना तब से सिर दर्द है। तब से सिर दर्द। तो एक दवाई चाहिए। बंदा सोचेगा यार ये क्या हो गया। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे व्यंग भी हैं लाइफ में। जी स्वागत है। हाँ, रोमांटिक गजलें कम लिखता हूँ, लेकिन एक कोशिश की है। लेट्स सी अगर वो अच्छी होती है तो। चलिए एक कोशिश तो की। लो गजल मौसम सुहाना आ गया। मैंने क्या कहा आपने, चलिए कोशिश तो की। लो गजल मौसम सुहाना आ गया, अब हमें भी गुनगुनाना आ गया। क्या बात है। फिर ना उल्फत कर सके हैं हम कभी, जब से तुम पे दिल दीवाना आ गया। क्या बात है। कनखियों से देख पलकें ली झुका, कनखियों से देख पलकें ली झुका, देखो उनको दिल चुराना आ गया। क्या बात है। कोई चेहरा था बड़ा चितचोर सा, कोई चेहरा था बड़ा चितचोर सा, रफ्ता रफ्ता पर भुलाना आ गया। उनके वादों की बड़ी फहरिस्त है, क्यों मुकरने का बहाना आ गया। क्या बात है। चुप रहे हमको नहीं मंजूर यह, कह दो हमको भी सुनाना आ गया। पार्थ मुस्काने को तरसा उम्र भर, आज उसको भी हंसाना आ गया।
क्या बात है। तो एक छोटी सी बहुत खूबसूरत। और मैं ये सोच रही डॉक्टर साहब, पार्थ जी आप ये कह रहे थे कि कोशिश किया, मुझे लगता है अपनी कोशिश नहीं, इस फील्ड में पीएचडी कर रही फिजिशियन तो आप है ही, पीएचडी की हुई है, बट मुझे लगता है इस विषय पे भी की हुई है। बड़े ऐसे ये भी एक अंदाज होता है कि कोशिश की है, कोशिश नहीं है ये, आप पूरे कामयाब हैं। बहुत खूब। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना, और ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी व्यस्तता होते हुए भी, इतना जिम्मेदारी वाला काम होते हुए भी साहित्य की शम्मा को पूरा रोशन रखा हुआ है, संरक्षण कर रहे हैं, आयोजक हैं, कलमकार भी हैं, और साहित्य की शम्मा को इस कदर रोशन है कि उसकी रोशनी जो है ना दूर तक पहुंचती है, हमें पता चल जाता है कि कुरुक्षेत्र में आज क्या हुआ, आज कौन सा कार्यक्रम है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बधाई के पात्र हैं। और एक वेबसाइट भी बनाई है हमने। जी जी। उस वेबसाइट में मैं उन लोगों को मंच देने की कोशिश कर रहा हूँ जिनकी गज़लें डायरियों तक सीमित रह जाती हैं। जी जी। उम्मीद करता हूँ कि उस वेबसाइट से लोग जी बिल्कुल जुड़ेंगे, और आप हमसे आकर जुड़े, हमारे दर्शकों से जुड़े, बहुत खूबसूरत बातें करी और खूबसूरत कलाम भी सुनाए। माँ के लिए भी श्रद्धांजलि, सभी की माएँ जिनकी नहीं है उनके लिए भी, और जिनकी हैं उनके लिए भी, कि भाई प्यार को समझे माँ के। बहुत खूबसूरत संदेश भी दिया डॉक्टर साहब, आप आए, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं पार्थ। धन्यवाद। धन्यवाद सखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, एक खूबसूरत मुकम्मल मुलाकात पार्थ साहब से, दिल गुदगुदाने लगता है, मुस्कुराने लगता है, और लगता है कि और सुने बातें भी और शायरी भी, पर क्या करें, समय की अपनी सीमा है। और हम तो यही कहते हैं, आपको इतना मज़ा आता है आप इन्फो कीजिएगा, info@justbroadcasting.com पर। इसी तरह अपना प्यार देते रहें, जुड़े रहिए, और हम भी इस वायदे के साथ हैं, जल्द लौटेंगे एक और ख़ास मुलाकात के साथ। और अब मुझे और पार्थ साहब को, यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।